हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रैप पे। इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली का टेस्ट सीरीज जिसमें 50 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी डिस्कशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और इसे शेयर भी किया करिएगा। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। यह प्रैक्टिस सेट 4 जुलाई को करवाए गए थे। फिलहाल हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जा सकती है? चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जा सकती है? ऑप्शन पे गौर करिएगा। देखिए, जब किसी चालक तार से होकर विद्युत धारा गमन होता है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वही चुंबकीय प्रभाव जिसकी खोज ऑरेस्टेड ने की थी। तो याद रखिएगा, चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑरेस्टेड ने खोज की थी चुंबकीय प्रभाव की खोज। याद रखिएगा, चुंबकीय प्रभाव की खोज। आगे चल करके वैज्ञानिक एम्पियर ने पता लगाया, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं वे चालक तार पर बल लगाते हैं, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल की दिशा के ज्ञान फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पता चलता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक लगने वाली बल की दिशा किस नियम से जानी जा सकती है? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। अंगूठे से बल की दिशा और मिडिल फिंगर है, बीच वाली अंगुली है, उसे धारा की दिशा, और फोर्थ फिंगर है, उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम पड़ती है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात होता है। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा एक स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है? स्वस्थानीय संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण नहीं है। जब विविधता संरक्षण दो तरह से किया जाता है, एक होता है इन सीटू और दूसरा होता है एक्स सीटू। इन सीटू को ही स्वस्थानीय कहते हैं और एक्स सीटू को बाहर स्थानीय या फिर बाहर स्थानीय कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिड़ियाघर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है चिड़ियाघर, या जो है एक्स सीटू का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुओं में दूध के प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम पाया जाता है? शिशुओं में दूध के प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम पाया जाता है? तो रेनिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। जैसे जैसे वयस्क होते जाते हैं, रेनिन एंजाइम कम होते जाता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन के पाचन में। याद रखिएगा, ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है और यह प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ट्रिप्सिन यह अमाशय से निकलता है और यह भी प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 4 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन का सर्वोत्तम परिभाषा है? कार्बन निषेचन का सर्वोत्तम परिभाषा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि क्या कहलाता है? कार्बन निषेचन कहलाता है, कार्बन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पीतल किसका उदाहरण है? पीतल किसका उदाहरण है? पीतल धातु है, अधातु है, यौगिक है या फिर मिश्र धातु है? पीतल जो है यह मिश्र धातु है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा मिश्र धातु है? तो समांग मिश्रण धातु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। राइट आंसर डी निकला। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जूल के विद्युत धारा के नियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग के समानुपाती होता है। जब किसी उपकरण में विद्युत धारा प्रभावित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ऊष्मीय प्रभाव संबंधित नियम का प्रतिपादन जूल ने किया था। गौर करते चलिएगा, ऊष्मीय प्रभाव संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जूल ने किया था। जूल ने कुल 3 नियम दिए हैं। विद्युत धारा देने से उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है जब प्रतिरोध समय कांस्टेंट बना हो। यह था पहला नियम। दूसरा नियम ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा देने से उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होता है जब विद्युत धारा I और समय कांस्टेंट हो। तीसरा नियम है, विद्युत धारा देने से उत्पन्न ऊष्मा समय के समानुपाती होता है जब विद्युत धारा तथा प्रतिरोध कांस्टेंट हो। इसे याद रखिएगा, H समानुपाती I स्क्वायर, यह है पहला नियम। H समानुपाती I स्क्वायर जब R तथा T क्या हो? R तथा T जो है यह क्या हो? कांस्टेंट हो।
दूसरा नियम है एच समानुपाती आर, एच समानुपाती आर जब आई तथा टी कांस्टेंट हो, आई मतलब विद्युत धारा, टी मतलब समय। तीसरा नियम है एच समानुपाती टी, एच समानुपाती टी जब आई और आर दोनों कांस्टेंट हो। यही 3 नियम है, यह है जूल का नियम, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी। एक बंदूक से छोड़ी जाने वाली गोली द्वारा तय की गई दूरी की अधिकतम सीमा 3920 मीटर है, गोली का वेग क्या होगा? एक बंदूक से छोड़ी जाने वाली गोली द्वारा तय की गई दूरी की अधिकतम सीमा 3920 मीटर है, गोली का वेग क्या होगा? इसे खुद से सॉल्व करिएगा, मैं आंसर बताती हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 196 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 196 मीटर पर सेकेंड। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन में जब अनियमितताएं उत्पन्न होती है तब कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन में जब अनियमितताएं उत्पन्न होती है तो कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा क्रिटेनिज्म, मिक्सोडीमा, घेघा, इनमें से सभी राइट आंसर है। क्रिटेनिज्म की कमी से बच्चों में रोग होते हैं, बच्चों में। मिक्सोडोमा यह जो है मिक्सीडीमा की कमी से वयस्कों में होता है, मिक्सीडेमा की कमी से वयस्क। घेघा तो जानते ही होंगे। चलिए इसका राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया थर्मिट अपक्रिया है? थर्मिट अपक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया थर्मिट अपक्रिया है? सुनिएगा, अगर हम धातु का अयस्क से धातु प्राप्त करना है तो उसे कोक से रिएक्शन करवाते हैं, जिसे स्मेल्टिंग कहते हैं। अगर हम धातु के अयस्क से धातु प्राप्त करना है तो उसे कोक से रिएक्शन करवाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग करते हैं। क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग। वही जब एल्युमिनियम से अपक्रिया कर धातु प्राप्त किया जाता है उसे थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। जब एल्युमिनियम से अपक्रिया कर धातु प्राप्त किया जाता है तो उसे थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम से अपक्रिया कहाँ करवाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मिट अपक्रिया। समझ गए होंगे, जब एल्युमिनियम से अपक्रिया कर धातु प्राप्त किया जाता है तो उसे थर्मिट अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई बंधन की शक्ति बंधन की तुलना में क्या होती है? पाई बंधन की शक्ति सिग्मा बंधन की तुलना में कम होती है। क्यों कम होती है सर बताएं भी नहीं और मुझे पता भी नहीं है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, इसे सीधे सीधे याद रखिएगा। पाई बंधन की शक्ति सीमा बंधन की तुलना में कम होती है। एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 500 kg है, एक मोड़ पर मुड़ती है, मोड़ की त्रिज्या 60 मीटर है। यदि घर्षण गुणांक 0.75 हो तो मोटर गाड़ी की महत्तम चाल क्या होगी जिसमें मोटर गाड़ी को मोड़ा जा सकता है? इसका राइट आंसर सर बताएं हैं ऑप्शन नंबर डी, 21 मीटर पर सेकेंड। अपकेंद्र बल इक्वल टू अघर्षण बल होता है। अपकेंद्र बल इक्वल टू घर्षण बल। अपकेंद्र बल इक्वल टू घर्षण बल, तो अपकेंद्र बल इक्वल टू होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है mv² बटा आर, और घर्षण बल का होता है म्यू एम जी। एम से एम यहाँ पे कट जाएंगे। इसको सॉल्व करिएगा तो वी स्क्वायर अंडर रूट म्यू जी आर आएंगे। म्यू कितना दिया गया तो 0.75 दिया गया है। जी कितना है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और आर का मान कितना दिया गया है 60 दिया गया है, त्रिज्या 60 है। तो सॉल्व करिएगा खुद से, इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी, जिस तरह से हमने बताया उसी तरह से। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संतृप्त वसा स्वास्थ्य वर्धक होते हैं? नहीं, संतृप्त वसा स्वास्थ्य वर्धक नहीं होते हैं। असंतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? जी नहीं, दोनों के दोनों गलत दिए गए हैं, गौर करिएगा। संतृप्त वसा जो होते हैं यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। संतृप्त वसा प्राप्त किससे होते हैं? तो संतृप्त वसा जो है पशुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि घी हो गया, मक्खन हो गया, यह सबसे। असंतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। असंतृप्त वसा जो है यह हानिकारक नहीं होते हैं, यह स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। और संतृप्त वसा जो है यह पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। दोनों के दोनों गलत दिए गए हैं, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। संतृप्त वसा की अधिकता से कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस रोग होता है। कशेरुकों के वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण किस कोश का विभाजन के फलस्वरूप होता है? कशेरुकों के वृषण में टेस्टिज में शुक्राणुओं का निर्माण किस कोश का विभाजन के फलस्वरूप होता है? तो सिर्फ और सिर्फ मियोसिस द्वारा।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मियोसिस द्वारा। बाकी सारे सेल डिवीजन होते हैं यह माइटोसिस द्वारा होता है, लेकिन एमोटोसिस द्वारा जो होता है यह यूनिसेलुलर में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, मियोसिस द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कैंसर में एमाइटोसिस ही होता है, और फिर एमाइटोसिस कैंसर में, और फिर हमने क्या बताया यूनिसेलुलर में माइटोसिस सभी जगह। बाकी सारे जो सेल डिवीजन होते हैं माइटोसिस के द्वारा होते हैं। वैज्ञानिकों की टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? ओजोन छिद्र, ऐसे तो ओजोन छिद्र होता नहीं है, पतला हो जाता है, यह पता लगाया था ब्रिटिश टीम ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कब पता लगाया था? 1985 में। 1985 में। किसके नेतृत्व में? जोसेफ फॉरमैन की अध्यक्षता में। जोसेफ फॉरमैन के नेतृत्व में ब्रिटिश टीम ने पता लगाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब? 1985 में। 1985 में। देखिए ओजोन परत की जो मोटाई होती है समांतर 300 डॉप्सन यूनिट होता है। 220 डॉप्सन यूनिट से ओजोन परत पतला होता है, जिसे ओजोन छिद्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुम्बकीय तरंग की घटती हुई आवृत्ति का सही क्रम है? कौन सा एक विद्युत चुम्बकीय तरंग की घटती हुई आवृत्ति का सही क्रम है? एक ट्रिक हमने बताया था, गाय एविजू इन्फ्रा मारे, गाय इविजू इन्फ्रा मारे, तो सर्वाधिक जो हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग की घटती हुई, तो सबसे ज़्यादा गामा किरण का, उसके बाद एक्स किरण का, एक्स किरण के बाद परावैग्नी, परावैग्नी के बाद अवरक्त, अवरक्त के बाद फिर रेडियो तरंग हो जाएंगे। देखिए मैं ट्रिक ही क्लियर कर देती हूँ। गाय एविजू इन्फ्रा मारे, गाय से हो जाएगा गामा, गामा, फिर गामा के बाद एक्सरे, एविजू से हो जाएगा विजुअल, फिर इसके बाद अल्ट्रावायलेट है, परावैग्नी है, उसके बाद हो जाएगा विजुअल जिसकी खोज न्यूटन ने किया था। इन्फ्रा मारे इंफ्रारेड हो जाएगा, एम से हो जाएगा माइक्रोवेव, रे से हो जाएगा रेडियो। माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंग। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही क्रम है। रुधिर परिसंचरण का सही क्रम कौन सा है? बताएंगे मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए सबसे पहले अशुद्ध रक्त, ऊपर वाले को आलित कहते हैं और नीचे वाले को नीले कहते हैं। क्लियर? एक बाएं नीले होगा और एक दाएं नीले होगा, उसी तरह से एक बाएं आलित और दूसरा दाएं आलित। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले आएगा दायां आलित में, दायां आलित से बाद दायां नीले, दायां आलित, फिर दायां आलित से दायां नीले, दायां नीले से फिर फेफड़ा में चला जाएगा, फेफड़ा के बाद फिर बायां आलित से फिर बायां नीले, और फिर पूरे शरीर में चले जाएंगे। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। एक बार अच्छे से मैं समझा देती हूँ, थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। देखिए ये रहा हृदय, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? आलित कहते हैं, और नीचे वाले भाग को नीले कहते हैं। तो सबसे पहले जो है अशुद्ध रक्त जो है यह सबसे पहले आता है दाएं आलित में, दाएं आलित से फिर दाएं नीले में जाता है, दाएं नीले में आने के बाद फिर फेफड़े में चले जाते हैं, फेफड़ा में, फिर फेफड़ा में शुद्ध होकर के फिर आते हैं बाएं आलित में, बाएं आलित से फिर बाएं नीले में, और बाएं नीले के बाद फिर पूरे शरीर में चले जाते हैं, पूरे शरीर में। तो इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी, दायां आलित, दायां नीले, फिर फेफड़ा, फिर बायां आलित, फिर बायां नीले, फिर पूरे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेन प्लवन विधि से अयस्क को शांत करने में अयस्क के कण झाग के साथ तैरने लगते हैं, क्योंकि फेन प्लवन विधि से अयस्क को शांत करने में अयस्क के कण झाग के साथ तैरने लगते हैं, क्योंकि वे हल्के होते हैं, या फिर कह लीजिए घनत्व कम तो वस्तु हल्का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कम हल्के होते हैं या फिर कम घनत्व के कारण तैरने लगते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा? कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा? बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ता। गौर करिएगा, किसी अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो धातु की होती है। ऑप्शन में देखिए तो धातु कौन है? तो जिंक ही है। किसी अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने की जिम्मेदारी धातु की होती है, और इसमें धातु कौन सा? तो जिंक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया या घटना जिसमें समांतर लैंगिक जनन का स्थान पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन ले लेता है क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया या घटना जिसमें समान लैंगिक जनन का स्थान पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन ले लेता है यह कहलाता है असंग जनन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असंग जनन। असंग जनन को ही क्या कहते हैं? बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना असंग जनन कहलाता है। बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण होना क्या कहलाता है? असंग जनन। इसका उदाहरण है घास, और फिर कौन सा है? तो सूर्यमुखी। सूर्यमुखी बिना निषेचन के ही इसमें बीज बन जाते हैं, उसी को ही असंग जनन कहते हैं। एग्जाम्पल हो गए घास, सूर्यमुखी। अनिषेक फलन किसे कहेंगे? तो बिना निषेचन के ही फल का विकास होना अनिषेक फलन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा मुख्यतः किसका परिणाम है? जल के वाष्पन की अत्यधिक, यहाँ पे गुप्त ऊष्मा कर लीजिए, अत्यधिक गुप्त ऊष्मा मुख्यतः किसका परिणाम है? हाइड्रोजन बंधन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधन का। प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा पृष्ठ तनाव किसका होता है? तो जल का ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? ऑप्शन पे गौर करते चलिएगा। कौन सा राशि सदिश है? जड़त्व आघूर्ण की बात की जाए तो यह अदिश राशि है। यह क्या है? तो अदिश राशि है। चाल भी अदिश राशि है। चाल भी अदिश राशि है। और सदिश कौन सा? तो कोणीय संवेग, बल, विस्थापन 2, 4, 5। घोंघा द्वारा पौधों में होने वाला परागण क्या कहलाता है? पौधा में होने वाला परागण घोंघा द्वारा क्या कहलाता है? मेलिकोफिली। घोंघा द्वारा पौधों में होने वाला परागण क्या कहलाता है? मेलिकोफिली कहलाता है। राइट आंसर है। चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण चिरैप्टोफिली कहलाता है। जंतुओं के द्वारा परागण होने वाले को जूफिली कहा जाता है। एंटेमोफिली, कीट के द्वारा होने वाले परागण को एंटेमोफिली कहा जाता है। सांप, गिलहरी, घोंघा या सबसे होने वाले परागण मेलिकोफिली कहलाएंगे। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक है? किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा O2F2। O2F2 क्योंकि फ्लोरीन के साथ धनात्मक होता है। कथन ए, कथन आर, बर्फ छूने पर हमें ठंडा लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। बर्फ छूने पर हमें ठंडा लगता है। बर्फ को छूने से हमारे शरीर का ऊष्माक्षय होता है। जी हाँ, ऊष्माक्षय होता है तभी वो ठंड लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। और ए जो है, आर जो है ए की सही व्याख्या है। ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। राइट आंसर हो जाएंगे 24 का ए। नेक्स्ट है व्हीटेकर, R.H. व्हीटेकर के 5 किंगडम वर्गीकरण के यूकैरियोट्स को निम्न में से किस वर्ग में रखा गया है? यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स मतलब कि बहुकोशिकीय हो गए। यूकैरियोट्स को रखा गया है 5 में से 4 किंगडम में। 5 में से 4 किंगडम में देखिए 5 जगह थे। मोनेरा, मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकीय को ही रखा गया, और एक कोशिकीय कौन सा है? तो सिर्फ और सिर्फ जीवाणु को इसमें रखा गया है। ठीक है। दूसरे वाले में रखा गया है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय भी आते हैं और बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीव आते हैं। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव और प्रोटिस्टा में बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीव भी आते हैं, जैसे कि हो गया यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, यह सब प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। तीसरा जगत हो गया आपका फंगी, फंगी में कवक सिर्फ आते हैं। चौथा हो गया प्लांट किंगडम, 5वां हो गया एनिमल किंगडम। ठीक है। तो ये चारों किंगडम, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, फंगी हो, एनिमल हो या फिर प्लांट किंगडम हो, इन चारों में यूकैरियोट्स आते हैं। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी। वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कोशिकीय किस वर्ग में रखा गया, एक कोशिकीय जीव को किस वर्ग में रखा गया? तो 2 जगत में रखा गया, एक हो गया मोनीरा और दूसरा हो गया प्रोटिस्टा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? एक सही नहीं है। लोहे के हाइड्रोजनीकरण में निकेल उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। डिक्कन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का इस्तेमाल उत्प्रेरक रूप में किया जाता है, यह भी सही दिया गया है। अमोनिया निर्माण हेतु हैबर विधि में लोहा का इस्तेमाल उत्प्रेरक रूप में होता है, यह भी सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, यह सरासर गलत है। नाइट्रिक ऑक्साइड का नहीं, प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा से सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरेगी। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरेगी उसके हाथों में।
उसके हाथ में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह सब जड़त्व के कारण हो रहा है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इसे कहेंगे ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकेमिया कहेंगे। WBC की संख्या 6000 से 1000 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। लाइपोसा किसे कहेंगे? तो वसा ऊतक में होने वाले कैंसर को लाइपोसा कहेंगे। वसा ऊतक में होने वाले कैंसर को लाइपोसा कहेंगे। एनीमिया तो जानते ही हैं, आयरन की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया कहेंगे। लिम्फोमा किसे कहेंगे? तो लसिका ऊतक में होने वाले कैंसर को लिम्फोमा कहेंगे। लसिका ऊतक में होने वाले कैंसर को लिम्फोमा कहेंगे। वही लाइपोसा वसा ऊतक में होने वाले कैंसर को लाइपोसा कहेंगे। क्लियर। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय संलयन का परिणाम है। इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? क्या लगाया था? हैस बेथे ने। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय संलयन का परिणाम है। इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? हैस बेथे। निम्नलिखित विद्युत परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? सॉल्व करिएगा। यहाँ पे 6 कर लीजिए, यहाँ पे 6 वोल्ट कर लीजिए क्योंकि यह छूट गया था। और इसका एक फॉर्मूला होता है V = IR। एमीटर विद्युत धारा का ही मात्रक है और इसका फॉर्मूला होता है V = IR। तो I = क्या हो जाएगा? I = V/R। V/R। V कितना है? तो 6 है। यहाँ पे 6 वोल्ट छूट गया था इसलिए यहाँ पे ऐड करिएगा। तो V कितना है? तो 6 है। और प्रतिरोधकता कितना है? तो 8 4 12 12 12 24 थे। 6/24। इसे सॉल्व करेगा तो 0.25 प्राप्त होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 0.25 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस स्तनधारी जीव में पित्ताशय नहीं पाए जाते हैं? पित्ताशय नहीं पाया जाता है तो घोड़ा में। इसे याद रखने वाली चीज़ है, रट लीजिए। घोड़ा में पित्ताशय नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हेक्सासाइनोफेरेट आयरन में लोहे की सही ऑक्सीकरण अवस्था है? इसे खुद से देखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे मैं आप लोगों को वो बताती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा +2। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक सेल नहीं है? प्राथमिक सेल नहीं है। प्राथमिक सेल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीसा संचायक सेल जो है यह द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल उसे कहेंगे जिसे बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं, जबकि प्राथमिक सेल को एक बार ही यूज किया जा सकता है, जैसे कि डेनियल सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया। रक्त समूह के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? रक्त समूह के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है बताएंगे? सही नहीं है। AB रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, यह सही दिया गया है। AB रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी पाया जाता है, यह गलत है। यही पूछा रहा है कि कौन सही नहीं है, तो AB रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी पाया जाता है, यह गलत दिया गया है। इसका आंसर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। O रक्त समूह में सभी एंटीबॉडी पाए जाते हैं, सही है। AB रक्त समूह को सर्वगाही तथा O रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। O निगेटिव को और AB पॉजिटिव को। निम्नलिखित में से किस एक परिघटना कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं है? प्रकाश का अपवर्तन सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखना, यह अपवर्तन है। दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई देना, यह अपवर्तन के कारण नहीं होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होना, यह भी अपवर्तन के कारण होता है। राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से उड़ रहा है, जब ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? 330 × 2 = 660 मीटर पर सेकंड। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सेब का लाल रंग जैंथोफिल के कारण जी नहीं। जैंथोफिल के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। हल्दी का रंग पीला होता है जैंथोफिल के कारण। सेब का लाल रंग होता है, सेब का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण। पपीता का पीला रंग कैरिकोजेंथिन के कारण। गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? नागासाकी। एक है हिरोशिमा। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था, जिसे क्या कहा गया है? लिटिल
बॉय, लिटिल बॉय, और इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। नागासाकी पर बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, और इसे नाम दिया गया था फैट मैन, फैट मैन, और इसमें यूरेनियम की मात्रा कम हो गई थी, घट गया था। इसका से इसमें प्रयोग किया गया था किस चीज़ का? प्लूटोनियम का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लूटोनियम। एनोडीकरण के द्वारा किस धातु का संक्षारण से बचाया जा सकता है? एनोडीकरण के द्वारा, जस्तीकरण के द्वारा लोहा को बचाया जाता है जिंक का लेप लगा करके। यहाँ पर बात हो रही है एनोडीकरण, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ाना क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ाना क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथन पर विचार कीजिए। शीर्षस्थ विभज्योति पौधों में लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है। शीर्षस्थ विभज्योति एपिकल मेरिस्टेमेटिक पौधे की लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। पार्श्व विभज्योति पौधे के मोटाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। दोनों सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किस विधि द्वारा सबसे तीव्र गति से होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? तीव्र गति से होता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे विकिरण। विकिरण जो है निर्वात में भी गमन करता है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलन या ठोस में होता है। संवहन जो होता है ठोस एवं गैस दोनों में, ठोस एवं गैस दोनों, माफ करिएगा, संवहन द्रव एवं गैस में, संवहन द्रव एवं गैस में, वही ठोस जो है चालन में, और निर्वात में विकिरण का भी गमन होता है। प्रकाश की गति कैसी है? तो विकिरण की ही गति है। मेलवेयर प्रेषित करने का सबसे समान पाथवे कौन सा है? मेलवेयर प्रेषित करने का सबसे समान पाथवे कौन सा है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा ईमेल। मानव रक्त में श्यानता का कारण क्या है? और यह क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। मानव रक्त में श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। रक्त में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। ऐसे तो रक्त में 3 प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुमिन प्रोटीन और फाइब्रोजेन। एल्बुमिन, ग्लोबुमिन और फाइब्रोजेन, लेकिन श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन, और कौन सा? तो एल्बुमिन प्रोटीन, जिसे चिपचिपा जैसा लगता है। किसी उत्तल लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? बताएंगे। F इक्वल टू होता है 1/d, 1/d। d यहाँ पे कितना दिया गया है? 5 दिया गया है, तो ये प्राप्त होगा 0.2 मीटर। 0.2 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करिएगा तो आंसर प्राप्त होंगे 20 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपर का खनिज नहीं है? कॉपर का अयस्क नहीं है। आंसर हो जाएगा पायरोलूसाइट। पायरोलूसाइट जो है यह मैग्नीज का अयस्क है, मैग्नीज का अयस्क है, जबकि क्यूप्राइट, एजुराइट, मैलेकाइट यह सब कॉपर का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कर कम से कम ये बताइएगा। एक गैस को द्रवित किया जा सकता है, एक गैस को द्रवित किया जा सकता है तो ताप को घटा दिया जाता है और दाब को बढ़ा दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाब को बढ़ाकर और ताप को घटा करके। नेक्स्ट है 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर पर सेकंड वेग से एक कील पर प्रहार किया जाता है। कील द्वारा हथौड़े को रोकने में लगा समय 0.01 सेकंड है, तो कील द्वारा हथौड़े पर लगा गया बल का मान क्या होगा? F इक्वल टू ma होता है और A इक्वल टू v-u/t होता है। इसे खुद से सॉल्व करिएगा, मतलब त्वरण का हमने फॉर्मूला बताया, A इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा t। तो इसे सॉल्व करिएगा तो आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी 2500 न्यूटन। इसी फॉर्मूला पे बैठेगा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण यह होता है मेरुरज्जु से, मेरुरज्जु से। रसदार टेस्टा किस फल के खाने योग्य भाग है? रसदार टेस्टा यह हो जाएगा जूसी टेस्टा, यह हो जाएगा नींबू, नींबू, संतरा, मौसमी। वह वस्तु नियत चाल से एक वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो इसका त्वरण, वह वस्तु नियत चाल से एक वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो इसका त्वरण इस वेग से लंबवत है, इस वेग के लंबवत है, इस वेग के लंबवत है। तो चलिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैसा वीडियो लगा बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।